तो आज हम यौम पैदाइश पर सर सैयद अहमद साहब को याद कर रहे हैं। 202वां यौम पैदाइश है और इसे सर सैयद डे के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जाता है। अलीगढ़ में तो ख़ास प्रोग्राम होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीब होती हैं और अलीगढ़ उनका ख्वाब था। लेकिन यहाँ से जो मशाल जली, ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान भर में नहीं फैली है, रोशन है। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं, इन बरसों में क्या कुछ हुआ। मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं और बहुत अच्छी सोच यहाँ से आ रही है। प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा हुआ है। उनका कहने का मतलब था कि आप बहुत सारी चीज़ों को डोमिनेट करके नहीं चल सकते। लेकिन जब वो ये बात रख रहे थे तो चांसलर फिरोज बख्श अहमद साहब मुस्कुरा रहे थे। तो मैं फिरोज बख्श साहब के पास ही आना चाहूँगा, आप क्यों मुस्कुराए? क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते इसलिए, या कहीं कोई ऐसी बात है जिसके मुताबिक आपको अभी भी लगता है कि कौम वाकई पीछे है और हम सर सैयद की उन बातों को ठीक ढंग से अपना नहीं पाए? नहीं, देखिए इमरान भाई, मेरी कहाँ जसारत के मैं एमएम अंसारी साहब मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त उनका तजर्बा है हर फील्ड में, चाहे तालीम का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो। देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जब आप फरमा रहे थे कि भाई हम दूसरी कौमों के मुकाबले में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-10% का है, 15% का है, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, कि ऐसा ही हो और इसी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए, सच्चाई तो यह है कि अभी भी हम दूसरी कौमों से काफ़ी पीछे हैं। अक्सर मैं ये भी सुनता हूँ कि जो दूसरी कौमें हैं कहीं ना कहीं हमसे 100-50 साल आगे हैं, ठीक है। लेकिन मैं दुआ करूँगा और मैं खुदा से अभी भी दुआ मांग रहा हूँ कि जो अंसारी साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे बच्चों को अगर सही तरबियत मिल जाए तालीम के साथ तो किसी से कम नहीं है। यहाँ मैं इस बात से इत्तेफाक करूँगा अंसारी साहब की, लेकिन वो हमें वसाइल नहीं वो मौसूल नहीं होते। मदरसे का बच्चा आप उसको कम समझते हैं? मदरसे का बच्चा बड़ा ज़बरदस्त उसका जहन होता है, वो कुरान को बग़ैर ज़ेरो ज़बर के फ़र्क के हिफ्ज़ कर लेता है। वो ये समझिए, मैं मिसाल देना चाहूँगा आपको। जयपुर में जयपुर के करीब एक जगह है रामगढ़, वहाँ मदरसा जामियातुल हिदाया है। एक और मदरसे का जिक्र करना चाहूँगा, उसका वो फुलवारी शरीफ में है, हमारे सभी साहब बताएंगे। और ये जो मदारिस हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर बच्चों के लिए खेल कूद का इंतज़ाम भी है। यहाँ पर जोग्राफिया, हिंदी, बल्कि एक मदरसे में तो संस्कृत तक पढ़ाई जाती है। तो ये जो मदरसे के बच्चे का जो दिमाग है, जो सारी चीज़ें हिफ्ज़ कर लेता है, और उसे चाहे वो सर्फ़ व नहव हो, चाहे वो हदीस हो, शरह हो, कुछ भी हो, उसे सब ज़बानी याद हो जाता है। उस जहन को हमें टैप करना है। और सही कह रहे हैं अंसारी साहब, अगर सही तरबियत मिल गई तो 5-10% का फ़र्क तो क्या, हम आगे हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो क्या शेर किसी ने कहा है कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। अभी इसको ज़रखेज़ कैसे बनाया जाए, हमें ये देखना है। सर सैयद, ठीक है, सर सैयद हो गए, हकीम अब्दुल हमीद हो गए, ठीक है। मैं एक बात बताऊँ, हमारी कौम में आज भी, मैं आई एम द लास्ट पर्सन कि मैं अपनी कौम को काली ऐनक से देखूँ। I never want to see my community with tinged glasses. मैं ये बात बहुत साफ तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमें क्रिटिकल होना पड़ेगा और क्रिटिकल होकर के हमें बताना पड़ेगा कहाँ कमियाँ हैं और कहाँ उनको पुर करना है। देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा मामूली से इंसान हूँ। कोशिश हम सब लोगों को ये करनी चाहिए कि एक शऊर जो है, तालीमी शऊर, उसको बेदार करना है। बेदार हुआ है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इमरान जैसे यहाँ पे जो प्रोग्राम एग्जेक्टिव हैं आए हैं कहीं ना कहीं अच्छी तालीम हासिल करके, तो हमें कोशिश ये करनी है कि बहुत से इमरान जैसे बच्चे यहाँ पे जो है आए, हर फील्ड में आए। लेकिन अभी भी हमारा जो परसेंटेज है सिविल सर्विसेज में, अभी तक 2-2.5% था, 3% हुआ। ये एक अच्छी बात है कि पिछले साल यही परसेंटेज 5.3 हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम का शऊर बढ़ता गया और हमें अपने बच्चों की तालीम की तरफ हमने तवज्जो दी, तो ज़रूर ये बच्चे बराबरी नहीं करेंगे, आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। बहुत से सर सैयद, हकीम अब्दुल हमीद और जो दूसरी कौम की अगर आपने बात करी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, हमें अपनी कौम के अंदर पैदा करने होंगे। एक छोटी सी बात क्या कि मैं बात को खत्म करूँ, एक सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे इमरान। लंदन में एक यहूदी जोड़े की शादी हुई, उनको बड़े तहफ़ मिले और काफ़ी लंबी चौड़ी रकम मिली। तो हमने सोचा भाई कि वो ये लोग अपनी इस रकम को एंजॉय करेंगे। तो वहाँ जो दूल्हा था, वो उसने क्या किया, तमाम रकम तहफ़
یہ لکھ دیا کہ فلاں فلاں اسکول جہاں وہ اس علاقے میں رہتا تھا کیپٹل سٹی میں وہاں اس نے بھجوا دیا. تو اس طرح کی ایک ہمیں نا ایک سوچ رکھنی ہوگی کہ اپنے ادارے ہمیں خود. میں دلی سے جاتا ہوں, اگر میں غازی آباد پار کرتا ہوا میرٹھ کی طرف جاؤں یا لکھنؤ کی طرف جاؤں بس کے اندر یا کار میں, تو دیکھتا ہوں ایک سیریز ہے کالجز کی. ٹھیک ہے, پرائیویٹ کالجز ہیں تو برادران وطن نے بنائے ہیں. ہم نے کتنے بنائے؟ چھوٹے موٹے بنا لیے ہوں گے یو پی میں ایک آدھ جگہ. ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور صحیح بات کہی تھی ارشاد صاحب نے کہ اسکول قائم کرنے ہیں تاکہ ہم یونیورسٹی بنا کے تو ہے کہ اوپر پتوں سے ہم نے پانی ڈال دیا, جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات, بہت اہم بات. میں ارشاد صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا. سر سید کے موومنٹ کو علی گڑھ کتنا کنٹینیو کر پایا ہے, کیونکہ آپ اولڈ بوائز ایسوسیشن کے صدر بھی رہے ہیں, آپ نے وہاں کا ماحول دیکھا ہے, وہاں آپ نے تربیت حاصل کی ہے, پڑھائی لکھائی کی ہے. ان کے اس موومنٹ کو آج کے اس دور میں علی گڑھ کتنا کنٹینیو کر پا رہا ہے, یا چیزیں وہاں بھی بدلی؟ نہیں, بدلی تو ہے وہاں پہ, لیکن اگر آپ اس کا دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو سابق طالب علم رہے ہیں ان سے جو ادارے کھولے گئے ہیں اس میں بیشتر علی گڑھ والے ہی ہیں. میں مانتا ہوں کہ آلموسٹ 50% وہ لوگ ہیں ادارے کھولنے میں. اسکول کھولا ہو یا یونیورسٹی کھولی ہو یا کالج کھولا ہو, علی گڑھ کا کنٹریبیوشن ضرور رہتا ہے اس میں. اور علی گڑھ کے اگر علی گڑھ کے کھولنے والے نہیں ہیں تو اس کے استاد وہاں کے ہوتے ہیں, علی گڑھ کے ہوتے ہیں, ٹیچرز وہاں کے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی یونیورسٹیز یا کالجز قائم ہو رہے ہیں اس میں جتنے بھی ٹیچرز آ رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو 60% زیادہ علی گڑھ کا کنٹریبیوشن ہے. یعنی کہ علی گڑھ سے تعلیم یافتہ لوگ وہاں آ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم پوری دنیا میں اور پورے ملک میں اپنا جہاں جتنا ہو سکتا ہے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مانتا ہوں کہ وہ اس لیول پہ نہیں کر رہے ہیں جتنا کرنا چاہیے تھا, لیکن جو کنٹریبیوشن وہ کم نہیں ہے. میں نے فیل کیا ہے یہاں سے جو جیسا بتایا وقت صاحب نے, میں نے فیل کیا جتنے اسکول قائم کیے ہیں اس میں سے یو پی میں یا بہار میں 70% علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے اور انہوں نے اسکول قائم کی ہے. لیکن ابھی بھی اسکول کی بہت ضرورت ہے. انصاری صاحب کی بات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انصاری بہت اچھی بات کہی انہوں نے, تعلیم میں ہم پہلے سے آگے ہیں, لیکن اگر کسی بھی اسٹیٹ کا جو بی پی ایس سی یا پی سی ایس ہوتا ہے یا یو پی ایس سی ہے, کسی بھی سروسز میں ہم 3-4% زیادہ نہیں ہیں. آبادی ہماری 14-15% کہتی ہے سرکار, لہٰذا ہماری اپنے تناسب کے لحاظ سے تو ہم کمزور ہیں ابھی بھی, اور کمزور نہیں بہت کمزور ہے. مجھے جو شارٹ ٹرم پلان جو لگتا ہے اس وقت جو ملک میں چاہیے ابھی اپنے مسلمانوں کو کرنا چاہیے, خاص کر علی گڑھ کے طالب علموں کو یا ہم سب لوگوں کو مسلمانوں دانشوروں کو کرنا چاہیے, وہ یہ کرنا چاہیے کہ اسکول قائم کریں. پلس جو کمیونل ہارمنی ہے اس وقت سب سے بڑی اہمیت کی ضرورت ہے. اس وقت مسلمان جو سر سید نے کہا تھا کہ دلہن کی 2 آنکھیں ہندو مسلمان, اس کو جو ہے اگر لاگو کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو مسلمان حاشیے پہ جا رہا ہے اور تعلیمی اعتبار سے بھی حاشیے پہ ہے اور جو اخلاقی اور پولیٹیکل اور سیاسی چیزوں میں بھی حاشیے پہ جا رہا ہے. ایسے میں اگر مسلمان کمیونل ہارمنی کی طرف قدم بڑھائے اور اس میں علی گڑھ لیڈ لے, علی گڑھ کے وائس چانسلر جو دوسرے جو مذاہب کے جو دوسرے لیڈرز ہیں, چاہے کسی افیلیشن میں ہو, چاہے آر ایس ایس کے لیڈر کیوں نہیں ہو, ان سے بلا کے بات کریں. سر سید بات کرتے تھے, سر سید ان تمام لوگوں سے بات کرتے تھے جو دوسرے فکر کے لوگ تھے. تو ہم کو اب اس وقت دوسرے فکر کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور ڈیبیٹ ڈائیلاگ شروع ہونا چاہیے کہ ہماری اگر کمیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کریں گے, لیکن ہم سے دوستی کرو, ریکنسائل کرو. یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے, اس پر آپ نے بہت اچھی روشنی ڈالی. علماء حضرات کی بھی بڑی ذمہ داری ہے مفتی صاحب, اور وہ ذمہ داری ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں نبھا پا رہے ہیں. سماج میں جو کھائی بن رہی ہے کسی بھی وجہ سے, اس میں بھی ہمارے اداروں کو کم سے کم اپنا تعاون دینا چاہیے اس کھائی کو پاٹنے میں. لیکن سچائی تو یہ ہے, اگر ہم دل کھول کر بات کریں, بالکل دبی چھپی بات نہ کریں, ہم ابھی بھی اس میں پیچھے ہیں. ہم خود اس کھائی کو کہیں نہ کہیں گہرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دور چھٹکتے ہیں, ہم ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی تو سر سید کی سیکھ ہے, ایک بڑی سیکھ جس کو ہم نے قریب قریب بھلا دیا ہے. جی دیکھیے, یہ بات آپ نے کہی کہ دوسرے مذاہب کے ذمہ داران اور جو اس کے بڑے دانشور ہیں ان لوگوں کے اور علماء حضرات کی اس لیے مفتی صاحب کیونکہ ایک بڑا ورگ ہے مسلمانوں کا جو ان سے متاثر ہوتا ہے, ان کو سنتا ہے, ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے. بالکل بالکل. دیکھیے, خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دیگر بادشاہوں کو یا دیگر بڑے بڑے لوگوں کو خطوط لکھے, ان سے میٹنگیں کی, ان سے ملے, اور وہ لوگ اپنا وفد بھیجا کرتے تھے بات چیت کے لیے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو مذہبی رنگ سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, پولیٹیکل انداز سے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے. تو دیکھیں, وہ بھی بین الاقوام جو مختلف قومیں ہیں اس کے درمیان بیٹھ کر کے ڈائلاگ کی ایک شکل تھی.
उससे क्या होता है, दूसरों के तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हैं। जो एक अंग्रेज़ फ़लसफ़ी है आस्क्राई, उसने ये बात कही थी कि दूसरों के तजर्बात से इंसान को फ़ायदा उठाना चाहिए, न ये कि ख़ुद तजर्बा करने में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजार देना चाहिए। बेशतर हिस्सा गुजारने के बाद हम उसी नतीजे पे पहुँचेंगे जो लोग तजर्बा कर चुके हैं, तो क्यों नहीं अर्ली स्टेज में ही हम उनके तजर्बात एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा लें। तो लेकिन ये चीज़ें डायलॉग की कमी यकीनन हमारे यहाँ है। तमाम इदारों में जैसे उनके लेक्चर्स हों या उनके साथ उठें बैठें आना जाना, तो उनकी अच्छाइयाँ ली जाएंगी। जो थोड़ा सा मिजाज में थोड़ा सख्ती और तशद्दुद की जो बातें होती हैं वो ये कि हम दूसरों को नहीं सुनते, दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते। ख़ास चीज़ हम पढ़ते हैं, दूसरों की चीज़ों को पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती, इसलिए अपने मसलक को समझ करके समझते हैं कि इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर ये चीज़ें की जाएँ तो मैं समझता हूँ कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को भी फ़ायदा होगा, स्कूलों को भी फ़ायदा होगा, और इदारों जो मदारिस हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं, उनको भी अगर इस तरह की चीज़ें की जाएं, उसमें किसी भी मजहब से हट करके, मजहब से बुलंद लेकिन मेरा फिर वही सवाल है आपसे जो मैंने शुरू में किया था कि जो लोग मदरसों को मॉडर्नाइज करना भी नहीं चाहते ढंग से, या वहां पर एंट्री नहीं चाहते हैं, खुला उनका रूप नहीं चाहते हैं, वो लोग आपकी इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बातों को कैसे समझेंगे? असल में वही बात है कि वो लोग चूंकि हालात हाजरा पे उनकी नज़र कम होती हैं। देखिए हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे रायपुर के। हज़रत अली मियां साहब ने उनकी ज़िंदगी पर किताबें लिखी हैं। अली मियां हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी साहब गए तो हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी साहब उस वक्त आलमी सियासत की खबरें उनसे पूछा करते थे। आज के सीरिया में क्या चल रहा है, तो वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। देखिए पहले के लोग जो हैं वो खानकाहों में रह करके भी उनकी नज़रें आलमी थी, लेकिन इसकी कमी हमारे यहाँ आई है। हमारी नजरें यह कि चंद लोग हमारे आगे पीछे जलसों में भीड़ भाड़ कर देते हैं, इज्जत कर लेते हैं, उसको हम समझते हैं कि हमें औज सुरैया पे हम पहुंच गए और हमारी कामयाबी हो गई। ऐसा नहीं, बल्कि जब बड़े पैमाने पे जाते हैं तो फिर हम जब बड़ों को सुनते हैं तो पता चलता है कि हमारा इल्म किस मेयार का, इससे हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं। तो ये चीजें अगर की जाए तब ही उनको समझना होगा, नहीं समझेंगे तो ये कौम यकीनन पीछे रहेगी। तो इसलिए उन लोगों को समझना होगा। और देखिए जो पुराने लोग हैं वो नहीं समझेंगे, जो नौजवान तबका है वो बदलेगा। एक पीढ़ी नहीं बदलेगी, लेकिन समझते 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 चेंजिंग आते आते वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त दरकार है, वक्त लगेगा लेकिन तब्दीली आएगी। इसलिए हजरत सर सैयद को पढ़ना चाहिए, उनकी तालीमात को, उनके फिक्र को, उनके ख्यालात को। देखिए किसी भी की ख्यालात में 100% सच्चाई नहीं होती, उसमें कुछ कमियां होती हैं। देखिए हमारे यहाँ किताबों में मुहद्दिसीन के, पुराने मुहद्दिसीन पे तनकीदें होती रही हैं कि फलां में ये जरह और तादील का एक चैप्टर है कि उसमें कमियां बयान की जाती, तनकीदें होती थी, नक़्द जरह के अल्फाज आते हैं। तो आज के जो लोग हैं उन पे नक़्द जरह क्यों पाबंदी लग गई? मानी असलाफ बड़े बड़े मुहद्दिसीन पे वो तनकीद कर सकते हैं कि आज के जो मौजूदा हैं तो उन पे क्यों, उनकी अगर कुछ कमी है तो उन पे तनकीद करने को हम गुनाह समझते हैं। इससे अकीदत के चश्मे को हटा करके हमें सोचना होगा, तभी लोग समझेंगे और दूसरों को भी पढ़ेंगे तो चेंज। बहुत अहम बात मैं यही चाह रहा था कि आज के इस दिन में कुछ अच्छे मैसेज भी जाएं। इसको बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को कौम के लोग देखते हैं, मिल्लत के लोग देखते हैं, तो बहुत सारी बातें सर सैयद से होते हुए मौजूदा दौर में आए, और जो हमारी कमियां हैं जिनको सर सैयद ने भी उस वक्त के लोगों को उनकी कमियां ही तो बताई थी, तो लोग बौखला गए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा। तो ये हालात आज भी हैं, उनको हमें कहीं ना कहीं दूर करना है। तो आज सर सैयद डे है और जी सलाम हर साल की तरह अपनी खुसूसी महफिल में आपके साथ है, और हमारी कोशिश ये है कि सर सैयद के हवाले से आज के मौजूदा दौर की बात करें, दौर हाजिर की बात करें, और बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करें और कोशिश करें उनकी जड़ तक पहुंचने की। मेरे साथ प्रोफेसर एमएम अंसारी साहब भी हैं, मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ हैं। सर, तालिबात की तालीम की कोशिश को आप कैसे देखते हैं? कौम के हवाले से सर सैयद के दौर से आज तक चीज़ें बदली हैं, और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हमें बहुत सारी चीज़ों को एकदम नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, बहुत आशावादी नज़रिया रखना चाहिए, कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। तालिबात के हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम सर सैयद की याद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और सर सैयद ने भी कहा कि वक्त के मुताबिक चलो। जो वक्त है और वक्त का जो तकाज़ा है वो ये है कि आज हम इल्मियत के दौर में हैं, जहाँ नॉलेज और टेक्नोलॉजी जो है वो तमाम हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटरमिन करती है। तो ये बात तो समझ लेने की है कि जो 200 साल पहले सर सैयद ने बात कही थी कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे मज़हब में भी इसका ज़िक्र है कि तालीम हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो गर्ज़ ये कि ये तो जान लेना चाहिए कि अगर हमें अपनी भलाई और अपनी बहबूदी अपने
माशियत को अगर सुधारना है, समाज में अपना वहदा उठाना है, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और सर सैयद ने कहा कि एक आला तालीम ही आपको एक आला मुकाम तक पहुंचा सकती है, यानी हायर एजुकेशन एलोन कैन रेज यू टू ए हायर स्टेटस। तो ये बात समझने की है। दूसरी बात ये कि हमारी हुकूमत भी और हमारी कौम में भी इस बात का एहसास है कि और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो हर लेवल पे काफ़ी बढ़ी हुई हैं, उसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं मसलन आपसे अर्ज़ करूँगा कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और इसके अलावा सर्व शिक्षा जो अभियान है वो इतना बड़ा अभियान है, इतना बड़ा मूवमेंट है कि 14 इयर्स के बच्चों तक की वो फ्री एजुकेशन वो प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले रेसिस्टेंस ज़रूर था कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी और या किसी भी ज़बान में इल्म हासिल करने को बच्चे तैयार हैं, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो गर्ज ये कि तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव-गांव में स्कूल कायम हो चुके हैं और फ्री एजुकेशन है, उसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सवाल बस उसका ये कि थोड़ी सी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है, और जाहिर है कि इसका इम्पैक्ट जो है और कौमों पे भी है। तो पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आज वक्त के मुताबिक जो तमाम एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, जो मौक़े हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और हर हाल में। दूसरी बात ये कि अब प्राइवेटाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, प्राइमरी लेवल पे भी और हायर एजुकेशन लेवल पे। तो हायर एजुकेशन लेवल पे भी ख़ास करके मैं कहना ये चाहूँगा कि आजकल बैंक से भी तमाम सहूलतें मिलती हैं, लोन्स वगैरह मिलते हैं। तमाम जो लोग पढ़ने जाते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर उनके अपने वसाइल नहीं है तो उनको लोन लेना ही पड़ता है, तो वो लोन का फ़ायदा उठाएं और 4 लाख तक हायर एजुकेशन में जो पढ़ते हैं उसके लिए कोलेटरल भी नहीं देना पड़ता, कोई ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वक्त के हिसाब से जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं उसका माकूल फ़ायदा उठाएं। और ये कहना बहुत ही मुनासिब नहीं है कि हमारी कम्युनिटी ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कायम नहीं किए। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटी जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बच्चे नहीं मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ तो आप देखें कि जामिया मिलिया या अलीगढ़ में 80% वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होता किसी न किसी वजह से, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे इंजीनियरिंग में और वो देगर इंस्टीट्यूशन से जहाँ पे वैकेंसीज हैं और लेकिन उसका कोई टेकर नहीं है। मेडिकल भी कॉलेजेस में आपको गिनवा सकता हूँ कि 15 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी चला रही हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी चला रही हैं। तो वहाँ पे भी जाहिर है कि चूँकि एक नेशनल मेरिट सिस्टम है उसके मुताबिक उनका दाखिला हो सकता है। तो मैं मुख्तसर में ये कहना चाहूँगा कि हर लेवल पे तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसका हमें माकूल फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो कम्युनिटी में जो होशियार लोग हैं उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए कि गरीबों के लिए क्या एजुकेशन हो सकती है, अमीरों के लिए क्या हो सकती है, मेरिटोरियस के लिए क्या है, नॉन मेरिटोरियस के लिए क्या है। तो गर्ज ये कि तमाम तरह के लोगों के लिए जो तालीम की जो फैसिलिटीज़ हैं पूरे मुल्क में अवेलेबल है और बहुत सारी जो लर्निंग मटेरियल्स हैं वो हमारे नेट पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप में पढ़ने की ख्वाहिश है, अगर आप में मोटिवेशन है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की कहीं के भी रुकावट नहीं है, उसका हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए। हमारे अंदर में एक जो सर ये भी एक परेशानी है कि पीड़ित भाव जो भरा हुआ है, हम अपनी नाकामियों को कई बार इस तरह से भी उजागर करते हैं कि अरे हमें ये नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम अक़लियत से हैं या हम मुसलमान हैं। इस तरह की जो कोशिश होती है अपनी नाकामियों को इन पर्दों में छिपाने की, उसको भी कहीं ना कहीं हमें दूर करना होगा। फिरोज बख्श साहब, सर सैयद के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं और फिर आप उसमें और कुछ जोड़ भी सकते हैं कि तालीम तक उनकी बातों को महदूद कर देना उनकी शख्सियत के साथ अपने आप में एक नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि तामीर मुल्क में भी हम उनके किरदार को देखें तो एक बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है। और आज हम जो आपने कहा कि हम सब बैठे हैं या आज जो मुसलमानों की हालत इस देश में है एजुकेशन के भी हवाले से, कम हम यहाँ तक तो पहुँचे। मैं आज प्रोफेसर साहब को की बातें सुनकर काफ़ी आशावादी महसूस कर रहा हूँ। देखिए, मैं अभी सुन रहा था अंसारी साहब को, जो अभी ये बोले हैं मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार ने काफ़ी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ज़रिए कुछ इदारे खोले हैं, कुछ सहूलियात फराहम की हैं और हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, उसमें मैं खुद दोबारा अपने को ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ, और बहुत से लोगों को जो तालीम याफ्ता लोग हैं उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकारी जो सहूलियात
माइनॉरिटीज़ को दी गई हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब इसमें एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। देखिए अब जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने काम किया है काफ़ी, मैं समझता हूँ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बहुत बेहतर और बरतर काम किया है इस बार, ख़ासतौर से मुख्तार अब्बास नकवी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इदारे जो भी सहूलियात दी जा रही हैं उन वो लोगों को उसकी कुछ लोगों को तो पता है, वो उससे फैज़ याब हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता कि माइनॉरिटी जो इदारे हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हो या स्टेट्स के माइनॉरिटी बोर्ड हैं, वहाँ पे क्या क्या सहूलियत दी जा रही हैं, किस तरह से बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, चाहे वो मेडिकल की स्टडी हो, इंजीनियरिंग की तालीम हो, वो उसको ले नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा मिनिस्ट्री के लोगों से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत सारा पेपर वर्क है, उसको आसान कर दें। ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, वो चीज़ लाओ, वो राशन कार्ड लाओ, फलानी चीज़ लाओ, तो वो बेचारे सब कागजात नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो फंड्स हैं जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के काफ़ी तो वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही फरमाया अंसारी साहब ने कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम इश्तिहार लगाएं दीवारों पे, चाहे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अखबारात में इस बात को जो है पब्लिश करें, लोगों तक ये अगर पैगाम पहुँच गया तो सही मानों में सबसे बड़ी खिदमत होगी सर सैयद अहमद खान अलैहि रहमा की। बेशक बेशक। इरशाद अहमद साहब, मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा, जो मैंने बात चांसलर साहब से पूछा था कि तालीम तक हम सर सैयद साहब को महदूद क्यों रख देते हैं, क्या ये उनकी शख्सियत के साथ एक नाइंसाफ़ी नहीं है? तामीर मुल्क में उनका बड़ा किरदार रहा है, बहुत बड़ा किरदार रहा है तालीम मुल्क को। मैंने इसलिए शुरुआत में बताया था आपको कि जो अपने तामीर मुल्क में जो सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, मैंने बताया था पहले ही कि जब वो पहला बुनियाद डाला, उस वक्त जो तालिब इल्म खड़े थे उससे कहा था लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, प्योर मोरालिटी, फ्री थिंकिंग। ये तीन लफ्ज उसने कहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था कि मुल्क बनाने में ये तीनों चीजें काम आएगी, तुम तालीम के साथ साथ अगर इसको लेके चले, इन तीनों चीजों को लेके चले। लिहाजा उनका जो सिग्निफिकेंस था, जो काम था सैयद का, वो मुल्क बनाने में तो एकदम अहम था और कौम को बनाने में भी अहम था, दोनों तरफ अहम था। आज जो मुल्क आज जो ये जो एज है, वो एज है नॉलेज एज। दुनिया में नॉलेज इंपॉर्टेंट है। सर सैयद ने जब 200 साल पहले ख्वाब देखा था, आज का ख्वाब देखा था, क्योंकि उस जमाने में जो तालीम था, तालीम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा रियासत में नौकरी थी। आज दुनिया में आपका चैलेंजेस, आपका मुकाबला दुनिया में हो रहा है। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी। तो लिहाजा आज जो दुनिया में मुकाबला हो रहा है हमारा, किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं, हमारा मुकाबला पूरा ओपन है पूरी दुनिया में, क्योंकि नॉलेज एज है। जैसे इरशाद अहमद कुछ बोला और मैंने किसी टॉपिक पे छेड़ा, वो टॉपिक पूरी दुनिया देखेगी और उसको चेक कर लेगी कि वेदर ही इज राइट और रॉन्ग। लिहाजा इस वक्त जो है तालीम की अहमियत दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2007 के बाद दुनिया एकदम 200 साल आगे चला गया है। ऐसे में मुसलमान इदारे बन रहे हैं, तालीमी चीजें हो रही है, लेकिन मुल्क के पैमाने पे भी हम सब लोगों को मिलके मुल्क में कम्युनल हार्मनी पे बहुत सारे काम करने जरूरी हैं तालीम के साथ साथ। और सर सैयद की जो बुनियादी बातें थी उसको मान के अगर हम लोग चले तो मुल्क में दूसरे कौमें, यानी कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उससे मोहब्बत भी आएगी, उनमें आपस में रिलेशन होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। साथ में हम लोग तालीम इदारा अपने कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी के लिए। और इरशाद साहब एक बात ऐड करना चाहूँगा, हत्ता के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उनको मानते थे, उनको पढ़ा करते थे, बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं, तहजीबुल अखलाक और क्या सारा, तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको हम नहीं निकाल सकते। और अगर आज हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स, चाहे वो साइंस के फील्ड के हों, किसी भी फील्ड के हों, उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आज की चर्चा बहस से कहीं ज़्यादा, जैसे कि इस प्रोग्राम का तरीकाकार है, उससे कहीं ज़्यादा एजुकेशनल रही। बहुत सारी बातों को हमने अपने भीतर से तलाशने की कोशिश की सर सैयद को याद करते हुए, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कौम इस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस सिमत में आगे बढ़ेगी, और जो कमियां हैं उनको दूर करने की लगातार कोशिश करती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप रहिए जी सलाम के साथ। जी सलाम की जानिब से सर सैयद अहमद खान साहब को खिराज अकीदत।